आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय न्यायपालिका की। न्यायपालिका का जो अस्तित्व है वर्तमान में जो सभी राज्य हैं उनकी प्रथम आवश्यकता समझा जाता है, और अमेरिकी संविधान में जो ये व्यवस्था है ये उसकी एक प्रमुख विशेषता कहलाती है संघीय न्यायपालिका, जिसको कि एक महत्वपूर्ण स्थिति भी प्राप्त है। आप ये देखिए कि जब अमेरिका के अंदर परिसंघ की स्थापना हुई थी तो उसमें संघीय न्यायपालिका के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ जो राज्यों के न्यायालय थे वही समस्त न्यायिक विवादों का निर्णय करते थे। लेकिन ये जो व्यवस्था थी वो थोड़ी दोषपूर्ण थी। विभिन्न राज्यों की न्याय व्यवस्था में अलग अलग तरह की न्याय व्यवस्थाएं होती थी, इसलिए कभी कभार विरोधी निर्णय भी हो जाते थे कि एक राज्य कौन सा निर्णय कर रहा है, दूसरा राज्य कौन सा निर्णय कर रहा है, जिससे अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने परिसंघ की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करना वे चाहते थे जो संविधान की रक्षा करने में समर्थ हो। तो हैमिल्टन ने इसमें सुझाव दिया कि एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए संघ और राज्य के अन्य न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सके और संपूर्ण देश में कानूनों की व्याख्या की एक रूपता बनाई रखी जा सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि संविधान की 3री धारा में ये व्यवस्था की थी कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व अन्य निचले न्यायालयों में निहित होगी, जिसकी स्थापना और प्रतिष्ठा कांग्रेस द्वारा समय समय पर की जाएगी। अमेरिका में संघीय न्यायपालिकाओं को 2 विशेष कारणों से भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। देखिए, पहला कारण तो क्या है कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघवाद में एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो केंद्र और इकाइयों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाए तो उसको हल कर सके। इसके अतिरिक्त देखिए, अब अमेरिका संवैधानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर भी आधारित है, और इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होती हैं। तो इनके क्षेत्राधिकार के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? संघीय न्यायपालिका जैसी एक सत्ता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार न्यायपालिका ने संविधान के रक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। तो हम देखते हैं संघीय न्यायपालिका का संगठन भी। संघीय न्यायपालिका के अंदर 2 प्रकार के न्यायालय हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय जिसको लेजिस्लेटिव कोर्ट भी कहा जाता है, ये जो न्यायालय हैं इनकी स्थापना संविधान की 3री धारा के अधीन नहीं की गई, बल्कि क्या किया गया था, क्योंकि संविधान में न्यायपालिका के स्थापना को 3री धारा के अंदर लिया गया था। लेकिन जो व्यवस्थापक न्यायालय है ये कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायिनी शक्ति के अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई। तो व्यवस्थापक न्यायालय जो थे उनकी स्थापना संविधान की 3री धारा में नहीं की गई थी। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते, वरन इनका क्या कार्य था कि कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना। जैसे कांग्रेस की 1ली धारा की 8वीं उपधारा कांग्रेस को विविध प्रकार के कर लगाने, उन्हें वसूल करने का अधिकार देती है। तो इस संबंध में कांग्रेस द्वारा निर्मित जो कानून है उस पर अगर कोई वाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय करने के लिए कांग्रेस ने 9 न्यायाधीशों के एक न्यायालय की स्थापना की, जिसे उन्होंने कहा है संयुक्त राज्य का कस्टम न्यायालय। तो इसी प्रकार कुछ अन्य व्यवस्थापक न्यायालय भी हैं जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक धन के व्यय और कर की वसूली से होता है। देखिए, व्यवस्थापक न्यायालयों और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों में भी अंतर है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन व्यवस्थापक न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं है ना, उनको प्रशासन द्वारा बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है, क्योंकि व्यवस्थापक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुसार नहीं है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश है ना सद्व्यवहार पर्यंत कार्य करते हैं, परंतु कांग्रेस द्वारा स्थापित न्याय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है और इस निश्चित अवधि के बाद कांग्रेस उनको हटा भी सकती है। संवैधानिक न्यायालय जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहा जाता है, संघीय न्यायपालिका का मूल आशय संविधान की धारा के 3 के अंतर्गत जो न्यायालय स्थापित किए जाते हैं वो कौन से हैं? संवैधानिक न्यायालय। तो दोनों का स्पष्ट है, व्यवस्थापन न्यायालय संवैधानिक की जो धारा 3 है उसके अंदर स्थापित नहीं है, लेकिन जो न्यायालय संवैधानिक धारा 3 के अंदर स्थापित है वह क्या है? संवैधानिक न्यायालय। तो संघीय न्यायालयों का जो ढांचा है वह त्रिस्तरीय है ना, ये 3 स्तर पर हैं। कैसे? पहले जिला स्तर पर न्यायालय, उनको जिला न्यायालय कहते हैं, जो सबसे नीचे के स्तर पर होते हैं वह जिला न्यायालय कहलाते हैं। उसके ऊपर जो होते हैं वह संघीय अपील न्यायालय कहलाते हैं, और जो सबसे ऊपर स्तर पर होते हैं वो कहलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्यायपालिका का सबसे निचला न्यायालय है वह जिला न्यायालय कहलाता है, और समस्त क्षेत्र में इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या है लगभग 88।
और अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है। साधारणतः प्रत्येक राज्य में एक ही जिला न्यायालय होता है, किंतु क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से जो विशाल राज्य हैं उनमें आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायालय भी स्थापित कर दिए गए हैं। एक जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उस क्षेत्र में कितने न्यायिक कार्य हैं, है ना, उसका मतलब कितने कार्य वे करता है उसके आधार पर की जाती है। तो जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम 16 तक हो सकती है न्यायिक कार्यों को देखते हुए, और व्यवहार में यह 1 से लेकर 16 तक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो 16 भी लिए जा सकते हैं। तो जिला न्यायालयों में 1 से अधिक न्यायाधीश है, वहाँ न्यायालय के विभिन्न भाग हो जाते हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों का कार्य देखते हैं। तो जिला न्यायालयों को केवल प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र ही प्राप्त है, अपील सुनने का अधिकार प्राप्त इनको नहीं है। इनमें संघीय कानून से संबंधित दीवानी, फौजदारी ये दोनों प्रकार के मुकदमे पेश किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में तो जिला न्यायालय के निर्णय की अपील संघीय न्यायालय में भी की जाती है, और कुछ मामलों में इसके निर्णय की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर की जाती है। जो संघीय अपीली न्यायालय हैं, देखिए कि जिला न्यायालयों के ऊपर जो न्यायालय हैं वो कौन से हैं? संघीय अपील न्यायालय। इन न्यायालयों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए कार्य किया जाता है। ये एक जगह स्थित नहीं है, और इसी कारण इनको दौरा करने वाले न्यायालय भी कहा जाता है। ये जिला न्यायालय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बीच में स्थित होते हैं। इन न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 11, और इसमें से केवल एक ही न्यायालय कोलंबिया जिले में कार्य करता है। बाकी शेष जो 10 न्यायालय हैं वो 20 प्रदेशों में कार्य करते हैं, जिनमें संयुक्त राज्य का बंटवारा किया जाता है। तो प्रारंभ में जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की ही स्थापना की गई थी, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार बहुत बढ़ गया और कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी, है ना, तो इसके कार्य को हल्का करने के लिए संघीय अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की गई। संघीय अपीलीय न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि जिले को प्राप्त है, वरन इन्हें केवल जिला न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। 1925 में कांग्रेस ने कई मामलों में अपील सुनकर अंतिम निर्णय करने का अधिकार इनको दे दिया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंगवा सकती है जिसमें कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। अपीलीय न्यायालयों के निर्णय को पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय मंगा सकती है, और इन न्यायालयों को अंतर्राज्यीय व्यापार कमीशन, संघीय सुधार परिषद व संघीय व्यापार परिषद के आदेशों व निर्णयों का पुनरावलोकन करना, उन्हें रद्द करना, इसके अधिकार भी प्राप्त हैं। इन न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 3 से लेकर 9 तक होती है, और अपीलीय न्यायालय जो हैं वे किसी विवाद की सुनवाई में कम से कम 2 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा की जाती हैं। जिला न्यायालय और संघीय अपील न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सीनेट के द्वारा ही होती है। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से ही करता है। तीसरा जो है वह है सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो संयुक्त राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1789 में न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई थी, और सबसे पहले तो ये न्यूयॉर्क नगर की बाल स्ट्रीट में स्थापित गया था। बाद में इसको फिलाडेल्फिया भेज दिया गया, और अभी जो वर्तमान समय में इसका जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, स्थापित कहाँ है? वॉशिंगटन में स्थित है। इसकी रचना किस प्रकार की है? देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो उसमें 1 न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीश थे। कांग्रेस के द्वारा समय समय पर इस संख्या में परिवर्तन किया जाता रहा। 1801 में इसकी संख्या 5 कर दी गई, उसके बाद 1807 में 7 कर दी गई, या 1837 में 9 कर दी गई, 1863 में 10 कर दी गई, और 1866 में इसकी जो संख्या पुनः 7 कर दी गई। फिर 1869 में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 9 निर्धारित की गई, और उस समय से लेकर अब तक इसकी संख्या कितनी है? 9। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश हैं, है ना। फिर हम देखते हैं इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन सहमति किसकी आवश्यक है? सीनेट की। तो राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से ही नियुक्ति की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस महान पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। सीनेट ने जिसके भी नाम पर स्वीकृति दे दी वह न्यायाधीश बन सकता है। सामान्यतः इस पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नाम को सीनेट स्वीकार कर लेती है, परंतु कभी कभी सीनेट किसी विशेष व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति को अस्वीकार भी कर देती है। जैसे 9 अप्रैल 1970 को राष्ट्रपति निक्सन ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए हेरल्ड कॉर्सवेल का नाम प्रस्तावित किया था, किंतु सीनेट ने उसे स्वीकृति देने से मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है, और न्यायाधीश की पदावधि में इस वेतन में वृद्धि भी की जा सकती है, लेकिन
इसमें वृद्धि तो की जा सकती है, लेकिन उनकी जो वेतन है उसमें कमी नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिवर्ष $1,71,500 और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको $1,64,100 मिलते हैं। तो न्यायाधीशों की जो पदावधि है वो आजीवन है, वे सदाचार पर्यंत इस पद पर रह सकते हैं। न्यायाधीशों द्वारा इसमें पूर्व स्वेच्छा से पद त्याग किया जा सकता है और इस संबंध में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है तो उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, या यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है और आयु 65 वर्ष हो चुकी है तो स्वेच्छा से वह अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे जीवन पर्यंत अपने पद पर पूरा वेतन प्राप्त होता रहेगा। वो अगर पद छोड़ भी देता है तो उसको वेतन मिलता रहेगा। यह स्पष्ट है कि 70 वर्ष की आयु के बाद भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करना न्यायाधीश की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो वो जब तक चाहे जब तक अपने पद पर रह सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, है ना, उनको केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव कैसे पारित होता है? प्रतिनिधि सभा में सबसे पहले प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा क्या करती है, इसको 2/3 बहुमत से यदि पारित कर दे, है ना, तो फिर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है और फिर सीनेट भी यदि उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे, उसकी पुष्टि कर दे, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और संबंधित जो न्यायाधीश होता है जिसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया है उसको अपने पद से त्याग करना पड़ता है। अब तक के संवैधानिक इतिहास में संघीय न्यायपालिका के 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया। उनमें से केवल 4 के विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित हो सका और सर्वोच्च न्यायालय के तो केवल 1 न्यायाधीश सैमुअल चेज के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उनके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रकार फर्ग्यूसन और मैक्स हेनरी कहते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया अपवाद स्वरूप ही है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को प्रारंभ होता है और अगले वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक ये चलता रहता है। विशेष आवश्यकता अगर पड़ती है तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कार्यपालिका अधिकारी है। यह अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, उसके निर्णयों की घोषणा करता है, लेकिन उसे अन्य न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वे अभियोगों की सुनवाई मंगल, बुध, गुरु तथा शुक्रवार को होती है। शनिवार को न्यायाधीश परस्पर विचार विमर्श करते हैं तथा सोमवार को वे सार्वजनिक रूप से निर्णय देते हैं, यानी कि निर्णय करने का कार्य केवल सोमवार को ही किया जाता है। अभियोग की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति रखी गई है। टोटल जो है उनमें से 6 न्यायाधीश होते हैं, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। अभियोग का निर्णय बहुमत से होता है। मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले अपने विचार बताते हैं, किंतु मत जो है वो सबसे अंत में देते हैं। मुख्य न्यायाधीश के विचार तो सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन उनका जो मत है वो सबसे अंत में देते हैं। कोई भी न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से भिन्न मत व्यक्त कर सकता है। बहुमत निर्णय तथा उसमें सहमत न होने वाले न्यायाधीशों के असहमति विचार जनता तथा न्यायालयों के पथ प्रदर्शन के लिए संयुक्त राज्य की रिपोर्ट में भी छापे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है ना, उसको संविधान से ही शक्तियाँ प्राप्त हैं, देखिए, और इस रूप में वह अमेरिकी संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों से ही स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है तो सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रकार के अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला अभियोग वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई भी पक्ष हो। दूसरा, ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य या एक पक्ष हो। तो ये जो अधिकार है वो कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्र का, जिसमें उसको 2 प्रकार के अभियोग वे सुन सकता है जिनके बारे में। दूसरा इनका अभियोग है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसको अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं। शेष सभी विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, उपरोक्त जो है उसके अलावा, अर्थात निचले न्यायालयों के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और अन्य किसी भी संघीय न्यायालय में नहीं। राज्य जो है न्यायालयों की अपील कहाँ पे करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में, वो किसी भी और दूसरे संघीय न्यायालय में नहीं करते। तो संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है, परंतु कांग्रेस को इसे नियमित करने का भी अधिकार है। 1925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल निम्न विषयों तक ही सीमित कर दिया गया है। पहला कौन सा? कि जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया हो, वो आपके अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं।
जिनमें राज्य के किसी कानून को जो किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहराए। राज्य तो वैध ठहरा रहे हैं, लेकिन संघीय न्यायालय के जो संविधान है वो उसको विरुद्ध या संधि के विरुद्ध उसको घोषित कर देते हैं, तो उसको सुनने का अधिकार भी किसमें आता है? सर्वोच्च न्यायालय के एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में। तो उपयुक्त दोनों प्रकार के जो मामले हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय की अपील सुननी होती है, और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है कि इसका उपयोग वो करे या न करे। तो इस श्रेणी में संघीय अपील न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील शामिल है, जिनमें किसी संघीय कानून या संधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया हो, या जिनमें राज्य के किसी कानून या संवैधानिक उपबंध को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया हो कि वह संघीय संविधान, कानून या संधि के विरुद्ध है। न्यायालय संविधान के विरुद्ध अगर कोई भी कानून है या कोई भी संधि है तो उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो जिला न्यायालय के कुछ निर्णयों को अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता, और इस दृष्टि से वह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ा सा भिन्न है। अगले उसमें हम पढ़ेंगे इसका जो न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार है ना, सर्वोच्च न्यायालय का किस प्रकार से संविधान का रक्षक है और कैसे उसका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, इसको हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।